गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2015 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं ये हमारी आने वाली जो भर्ती है पशु परिचर की, इसकी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सोल्व कर रहे हैं। देखिए, ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2015 है, इसमें टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो थी 100, लेकिन इनमें से जो हमारे पशुपालन से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उनकी संख्या थी 20, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन है यहाँ पर। इन्हीं का हम 360 डिग्री पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बकरे के मांस को कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, बीफ, चेवण, पोर्क, मटन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चेवण। देखिए बकरे का मांस यानी कि बकरी के मांस को जो कहा जाता है वो कहा जाता है चेवण। इसके अलावा देखिए जो बीफ कहा जाता है ये गाय यानी कि मवेशियों का जो मांस होता है वो कहलाता है हमारा बीफ। इसी के साथ जो 3 माह से कम उम्र का जो बछड़ा होता है उसके मांस को कहते हैं व्हील, जबकि जो मवेशी या फिर गाय का मांस होता है वो कहलाता है बीफ। इसके बाद में देखिए जो पोर्क मांस होता है ये होता है हमारे सूअर का। और इसी के साथ में देखिए जो मटन होता है ये भेड़ के मांस को कहा जाता है। लेकिन आजकल आमतौर पर जो मटन यूज करते हैं वो बकरे के लिए करते हैं, लेकिन जो हमारा बुक के अनुसार और इन ऑप्शंस के अनुसार जो आंसर होगा चेवण, वो इस बकरे के मांस को ही कहा जाता है। इसी के साथ में हमारा एक पशु और बच गया जिसके मांस को कहा जाता है बफन, और ये बफन कहा जाता है भैंस के मांस को। ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, टैटोइंग है। देखिए टैटोइंग क्या है? एक तरीका पशुओं की पहचान बनाने का, एक तरीका पशुओं को बेहोश करने का। ऑप्शन सी एक बीमारी का नाम है और ऑप्शन डी एक पक्षी का नाम है। तो देखिए जो टैटोइंग है ये एक तरीका है पशुओं की पहचान बनाने का। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए जो पशुओं की पहचान बनाने के तरीके हैं उनमें से जो सबसे पहला हमारा तरीका है वो है हमारा ब्रांडिंग। देखिए ब्रांडिंग, और इसे हिंदी में जो कहा जाता है वो कहा जाता है दागना। इसके बाद में देखिए जो हमारा दूसरा तरीका है वो है हमारा टैटूइंग, और इसे जो हिंदी में कहा जाता है वो कहा जाता है गोदना। और फिर जो हमारा तीसरे नंबर का है वो है हमारा टैगिंग, और उसके बाद में फिर है हमारा पक्षियों पर पेंटिंग या फिर उनके रंग लगाना। मैं यहां पर लिख देता हूं रंग लगाना। देखिए अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो ब्रांडिंग है। ये ब्रांडिंग होता है 2 प्रकार का, जिनमें से एक है हमारा वो है हमारा ठंडी विधि के द्वारा ब्रांडिंग करना, और जो दूसरा है वो है हमारा गर्म विधि के द्वारा, यानी कि एक तो है हमारा कोल्ड ब्रांडिंग और दूसरा है हॉट ब्रांडिंग। तो देखिए इसमें जो ठंडी ब्रांडिंग में जो काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है तरल नाइट्रोजन, और वो होता है उसका टेम्परेचर 196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन। ये होता है ठंडी विधि से ब्रांडिंग करने के लिए पशुओं में तरीका। जबकि जो गर्म होता है उसमें हम कोई भी धातु ले लेते हैं और उसके ऊपर कोई संख्या अंकित कर लेते हैं, उसके बाद उसको गर्म करते हैं और पशु के शरीर पर उसको डायरेक्ट दाग देते हैं। तो जिसके कारण वो संख्या है, नाम है, वो उसके पशु के शरीर पर वो अंकित हो जाती है। उसके बाद में देखिए टैटूइंग, गोदना, यानी कि ये जो पशु होते हैं उनके कानों के बीच में जो 2 मोटी नसें होती हैं उनके बीच में गुदाई की जाती है और जो स्याही होती है वो भर दी जाती है। या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो पशुओं के कान होते हैं उनके अंदर की तरफ जो त्वचा होती है वहां पर चित्र बना दिए जाते हैं। तो ये भी हमारी टैटूइंग विधि है पशुओं को पहचान करने की। इसके बाद में हमारी टैगिंग विधि, और ये आती है टैगिंग विधि सबसे अधिक काम में पक्षियों के कोई भी टैग लगा दिया जाता है। उसके बाद में पेंटिंग या रंग लगाना, ये सबसे अधिक होती है भेड़ और बकरियों में। आपने देखा भी होगा कि गांव में जो भी भेड़ बकरियों का समूह है जिसे रेवड़ कहते हैं, फ्लोक कहते हैं, उनमें उनके या तो लाल रंग लगा दिया जाता है या कोई मैरून कलर, जो भी उनको अच्छा लगता है वो कलर लगा दिया जाता है। या किसी प्रकार का कोई पेंटिंग, मान लो वो पेंटिंग इसी प्रकार की है और ये पेंटिंग उन्होंने बना दी, तो इससे पहचान हो जाती है कि ये जो फ्लोक है, रेवड़ है, या ये जो भेड़ों का समूह है ये इस व्यक्ति का है। उनकी पहचान करने के लिए ऐसा किया जाता है। इसके अलावा एक और है वो है हमारा ईयर नोचिंग। तो देखिए ईयर नोचिंग, इसमें है ना कान काटते हैं, और ये कान किस पशु के काटते हैं? तो वो है हमारा सूअर। यानी कि जो ईयर नोचिंग विधि है ये सूअर को
पहचान करने के लिए काम में ली जाती है। और इसमें जो सूअर होता है इसके जो कान काटे जाते हैं वो वी आकार में कान काटे जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जो भैंस होती है यानी कि जो भैंसों का रंग जो आमतौर पर होता है काला, तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है पहचान करने की वो है हमारी ठंडी विधि यानी कि कोल्ड ब्रांडिंग। यदि हम भैंस के हॉट ब्रांडिंग करेंगे तो उसकी जो स्किन है वो हॉट ब्रांडिंग में जल जाती है, तो जिसके कारण वो ब्लैक नजर आती है, और भैंस का जो रंग है वो भी ब्लैक, तो जिसके कारण ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो जो भैंसों के लिए जो सबसे अधिक प्रचलित है वो है हमारी कोल्ड ब्रांडिंग। एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पशुओं को पहचान करने की या पहचान बनाने की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है वो विधि है हमारी टैटूइंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सर्वश्रेष्ठ विधि है ये हमारी टैटूइंग। उसी के बाद में जो सबसे सरल विधि है वो है ये हमारी रंग लगाना। रंग लगाना पशु पक्षियों की सबसे सरल विधि है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहचान बनाने की सबसे सरल विधि कौन सी है। इसके अलावा पक्षियों में एक विधि और है पहचान बनाने की, उसका नाम है रिंगिंग या फिर छल्ला विधि। इसमें जो पक्षी होते हैं छोटे पक्षी, उनके पैरों में एक छल्ला लगा दिया जाता है इस प्रकार का, जिससे उनकी पहचान हो सके पक्षियों के पैरों में। इसके अलावा जो मुर्गियों में की जाती है पहचान, वो की जाती है कि उनके गले में कोई धातु की पतली पत्ती लगा दी जाती है जिससे उनकी पहचान होती है। तो देखिए जो भी पशुओं को पहचान करने की विधियां हैं वो सभी की सभी मैंने यहाँ पर बता दी है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल है। दोहरे उद्देश्य का मतलब होता है कि जिस गाय से दूध प्राप्त किया जाए और दूध के साथ उससे कृषि कार्य भी करवाए जाते हों, यानी कि वो द्विकाजी नस्ल हो। तो देखिए गिर ये भी नहीं है हमारी, क्योंकि जो गिर है ये हमारी एक दुधारू गाय है। इसके बाद में ऑप्शन बी थार पारकर। तो बिल्कुल जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी थार पारकर। थार पारकर के साथ में देखिए एक नस्ल है हमारी कांकरेज, और उसके बाद में फिर है हमारी नस्ल हरियाणवी, एक है हमारी मेवाती, डांगी और नीमाड़ी। ये सभी की सभी जो नस्लें हैं वो हैं हमारी द्विकाजी, यानी कि इनसे दूध और कृषि कार्य करवाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए हमारी गिर हो गई और साहिवाल हो गई। इनके बाद में आती है हमारी राठी, सिंधी। ये हमारी दुधारू नस्लें हैं गाय की, गिर, साहिवाल, राठी, सिंधी। और उसके बाद में हमारी है नागौरी। नागौरी के साथ में है हमारी मालवी, इसी के साथ में अमृत महल, और इनके अलावा और जो नस्लें हैं उनका नाम है खिल्लारी, और खिल्लारी के बाद में है बच्चोर, जो कि भैंस की सबसे बोनी नस्ल है बच्चोर। ये भी कृषि कार्य के लिए प्रयोग में की जाती है। तो देखिए यहां जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल गाय की, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी थार पारकर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान है। देखिए सूरती नस्ल, ऑप्शंस देखिए राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो देखिए ये जो सूरती नस्ल है ये मूल रूप से गुजरात की है, यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अब देखिए गुजरात की जो भैंसें हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा मेहसाना की। तो देखिए ये जो मेहसाना है ये गुजरात की है ये भी, और इसमें जो गुजरात के जिले हैं वो हैं हमारे मेहसाना, बनासकांठा और इसी के साथ में साबरकांठा, ये जिले हैं। उसके बाद में फिर जो हमारी नेक्स्ट भैंस की नस्ल है वो है हमारी सूरती, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा है। ये मूल रूप से जो गुजरात है उसका जो आनंद जिला है वहाँ की, उसके बाद में खेड़ा, और उसके बाद में जो बड़ौदा है वहाँ की ये मूल नस्ल है। और इसी के बाद में एक है हमारी जाफराबादी, जो कि मिनी एलिफेंट के नाम से जानी जाती है, यानी कि सबसे भारी नस्ल है भैंसों में। तो ये भी मूल रूप से गुजरात की है, और उसका जो क्षेत्र है वो है गिर, काठियावाड़ी, और इसके अलावा काठियावाड़ी के अलावा ये है जाफराबाद, ये इसका मूल क्षेत्र है जाफराबाद। तो देखिए गुजरात से जो भैंस की नस्लों में है वो 3 हैं गुजरात से, वो मैंने सभी की सभी यहाँ पर लिख दी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शंस देखिए, चेचक, अतिसार, रानीखेत, निमोनिया। देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अतिसार। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो मुर्गियों में रोग होते हैं उनमें से दो रोग तो हैं वायरस से जनित। देखिए वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा रानीखेत और दूसरा है हमारा फाउल पॉक्स यानी कि चेचक। ये दोनों के दोनों मुर्गियों से संबंधित रोग हैं और ये हैं विषाणु जनित। इसके बाद में फिर हमारा जो मुर्गियों में तीसरा रोग आता है वो आता है हमारा हैजा। ये हैजा है हमारा जीवाणु जनित रोग। और उसके अलावा एक रोग है हमारा खूनी पेचिश, और ये जो खूनी पेचिश रोग है ये है प्रोटोजोआ जनित। तो ये चार रोग हैं मुर्गियों में और ये 3 कारकों से जनित हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर चेचक ऑप्शन ये कट जाएगा, उसके बाद में रानीखेत ये भी कट जाएगा। ये तो मैंने आपको आंसर पहले बता दिया, वरना जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आंसर देते हैं उनमें यही होता है कि सबसे पहले आप ऑप्शंस को काटना सीखो। तो चेचक यहाँ पर हमारा कट गया, रानीखेत कट गया। उसके बाद में जो हमारा निमोनिया है ये भी वायरस जनित रोग है। इसमें जो पशु होता है, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो पशु अचानक बीमार होने लग जाते हैं और इनसे जो सर्वाधिक प्रभावित होता है वो होते हैं पशु के फेफड़े। तो इसके बाद में हमारा ऑप्शन बचा बी, अतिसार। और इसका जो दूसरा नाम है अतिसार का वो है डायरिया यानी कि DIARRHOEA, डायरिया ये हो जाएगा। और इसके साथ इसके जो और भी अलग नाम है वो है हमारे पेट चलना, और पेट चलना के अलावा हो जाएगा हमारा इसका जो और भी नाम है वो हो जाएगा दस्त। ये इसके दूसरे नाम है, ये इंग्लिश में है, जबकि ये दो अन्य नाम है, पेट चलना और दस्त। और ये एक विषाणु जनित रोग नहीं है। तो फिर ये होता किसके कारण है? तो ये होता है हमारा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, रानीखेत रोग संबंधित है किससे? तो देखिए किससे है? भेड़ व बकरी से, कुक्कुट से, गाय व भैंस से, सूअर व घोड़े से। तो देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो रानीखेत रोग है ये वायरस से होता है, और ये किन में होता है? मुर्गियों में। और यानी कि जो मुर्गी है वो किस वर्ग से संबंधित है? तो वो है कुक्कुट वर्ग से। इस कुक्कुट वर्ग में 3 पक्षी आते हैं और तीनों के तीनों पक्षियों में ये रोग होता है। उनमें पहला है हमारे मुर्गे मुर्गियां, इसके अलावा जो दूसरे पक्षी हैं वो हमारे हैं टर्की, ये भी इसी में आते हैं, और एक हमारे आते हैं बतख। तो ये सभी इस कुक्कुट वर्ग में आते हैं। तो ये जो रानीखेत रोग है ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कुक्कुट से संबंधित है। अब देखिए ये जो रानीखेत रोग है इसका जो दूसरा नाम है वो है हमारा न्यूकैसल डिजीज, इसका दूसरा नाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, कृमिहार दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? कृमिहार दवाओं के रूप में तो देखिए पाइपराजिन, पोटेशियम परमैंगनेट, थायोबेंडेजोल, फेनबेंडेजोल। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए ये एक निंजा टेक्निक है ऑप्शन से आंसर देने की, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है जिसको लाल दवा भी कहा जाता है और जिसका जो सूत्र होता है वो होता है KMNO4, लाल दवा। तो देखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है पशुओं में वो किया जाता है जीवाणु रोधी के रूप में। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जीवाणु रोधी या फिर जीवाणु प्रतिरोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और वो किया जाता है पशुओं की त्वचा पर संक्रमण से बचाने के लिए। इसके अलावा जो इसका दूसरा उपयोग है वो है छाले के इलाज के लिए, छाले के इलाज के लिए किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो घाव होता है घाव को धोने के लिए इलाज किया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है जीवाणु रोधी के रूप में, जबकि जो कृमिहार दवाओं के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो पाइपराजिन, थायोबेंडेजोल, फेनबेंडेजोल, इन सभी का किया जाता है। यदि आपको ये पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, सवाई चाल एवं तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं। देखिए सवाई चाल के लिए जो प्रसिद्ध बैल है वो है हमारा कांकरेज बैल।
ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो कांकरेज नस्ल का जो बैल है वो है सवाई चाल के लिए फेमस। लेकिन क्वेश्चन में इस कांकरेज का नाम नहीं है, यहाँ पर नाम है गिर नस्ल का, नागौरी नस्ल का, साहिवाल नस्ल का, या ऑप्शन डी जर्सी नस्ल का। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नागौरी नस्ल के। जो नागौरी नस्ल के बैल होते हैं वो सवाई चाल एवं तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं। क्योंकि देखिए तेज बैल वही दौड़ेगा जो कि कृषि कार्य के लिए प्रयोग में लिया जाएगा, और वो यहाँ पर लिया जाता है नागौरी नस्ल का, जो कि कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त बैल माने जाते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखिए ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शहर सबसे बड़ा है। तो देखिए वहां पर ऑप्शंस आ गए जैसे आपके दौसा, धौलपुर, अलवर और जयपुर। अब आप कहो कि सर सबसे बड़ा जो शहर है वो मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, ये है जयपुर, तो यहाँ पर गलत होगा। तो हमें ये देखना है कि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा जयपुर ही होगा, क्योंकि इनकी बात नहीं की जा रही। तो सेम इसी प्रकार कांकरेज यदि इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम इसको देखकर आंसर देंगे कि तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नागौरी नस्ल के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, मादा पशुओं के गर्भधारण का उत्तम समय है। ऑप्शंस देखिए, शुरू होने से 6 घंटे तक, मध्यकाल 12 से 18 घंटे तक, शुरू होने से 4 घंटे तक, और ऑप्शन डी अंतिम अवस्था 24 घंटे तक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मध्यकाल के 12 से 18 घंटे तक। क्योंकि कुछ पशुओं में उनका मध्यकाल आने के बाद भी कुछ समय तक, यानी कि कुछ घंटों तक, 2-4 घंटे हो सकते हैं, उन घंटों तक भी उनके अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन नहीं होता है। और यदि अंडाणु ही जब बाहर नहीं आएंगे तो वो शुक्राणुओं से नहीं मिल पाएंगे, और नहीं मिल पाएंगे तो वो निषेचन की क्रिया होगी नहीं, और मादा पशु है वो गर्भित होगी ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब उनका मध्यकाल प्रारंभ हो जाए उसके 12 से 18वें घंटे के बीच में जब उसे गर्भित करवाया जाए तो जो मादा पशु है वो उसके गर्भ धारण का सबसे उचित समय होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम नवजात बछड़ों बछड़ियों को पिलाना चाहिए। क्या पिलाना चाहिए? खीस, दूध, पानी, ग्लूकोज का घोल। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए खीस। देखिए क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि जो खीस होता है जो कि मादा पशु का पहला दूध होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल दूध भी बोला जाता है, इसके अंतर्गत सबसे अधिक होता है A+, उसके बाद में सबसे अधिक होता है इसमें प्रोटीन के अलावा इसमें सबसे अधिक होता है आयरन यानी कि लोहा Fe। ये सभी होने के कारण बछड़े बछड़ियों को ये पिलाना आवश्यक है ताकि बछड़े बछड़ियों को बीमारी से बचाया जा सके। अब जो हमारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन से जो निकला है वो ये है कि ये जो खीस है, ये जो नवजात बछड़े बछड़ियां होती हैं उनको उनके शरीर भार के अनुसार कितना पिलाना चाहिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 10%। जो भी बछड़ा उसका जितना भी वजन है उसके शरीर का 1/10 यानी कि 10% हम कर देंगे, उतना खीस उसे पिलाना चाहिए। और ये पिलाना चाहिए उसे उसके जन्म के 6 घंटे के बाद और 24 घंटे के पहले, यानी कि 6 घंटे के बाद 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच में पिलाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है 10% वाले कि कितना पिलाना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, गाय, भेड़, बकरी में इंसाइजर दांत यानी कि कर्तनक दांत होते हैं। देखिए ये जो कर्तनक दांत होते हैं ये पशुओं में सबसे सामने वाले दांत होते हैं, जहां सामने से ये दिखते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4 जोड़ी दुधारू पशुओं में। यहाँ पर भैंस नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप भैंस भी लिख लेना। लेकिन ये होते 4 जोड़ी हैं, लेकिन होते निचले जबड़े में, ऊपरले जबड़े में इनकी संख्या 0 होती है। और ये पूछा है कि ये दांत कहां पर होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल निचले जबड़े में। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूं जो दंत सूत्र है स्थायी दुधारू पशुओं में, वो देखिए जो हमारे ये इंसाइजर दांत हैं, आई लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कर्तनक दांत, वो देखिए ऊपरले जबड़े में नहीं होते हैं और नीचे होते हैं 4 जोड़ी। उसके बाद में फिर हमारे कैनाइन, रदनक दांत, कील दांत जिनको बोला जाता है, वो इन दुधारू पशुओं में नहीं होते, जो कि चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। उसके बाद में है प्रीमोलर। इन प्रीमोलर की संख्या 3 जोड़ी ऊपर और 3 जोड़ी नीचे, और फिर है हमारी मोलर, 3 जोड़ी ऊपर 3 जोड़ी नीचे। इनको यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 32
दांत, यानी कि 32 दांत होते हैं दुधारू पशुओं में। कील दांत नहीं होता है और ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होता है। यहाँ पर इसकी जगह एक दंतुरपुर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डेंटल पैड, ये डेंटल पैड होती है, बहुत ही कठोर होती है, जो कि इन लगभग दांतों का ही एक रूप से हम कह सकते हैं कि कार्य करती है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है। ऑप्शंस देखिए, 1 से 3%, 4 से 5%, 7 से 10%, 8 से 11%। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 4 से 5%। यदि एग्जैक्ट परसेंटेज की बात की जाए तो वो होगा हमारा यहाँ पर 4.14%, और ये होती है गाय के दूध में वसा। इसके बाद में देखिए, जो सर्वाधिक वसा होती है भेड़ के दूध में, और उसकी जो मात्रा है वो है यहाँ पर 7.90%। इसके अलावा मैं यहाँ पर भैंस के दूध में भी कितनी फैट होती है वो यहाँ पर लिख देता हूं। तो भैंस के दूध में जो फैट होती है वो होती है 7.38%, ये होती है भैंस के दूध में। यानी कि जो सर्वाधिक गाढ़ा दूध होता है, जिसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, वो होती है भेड़ के दूध की। और यानी कि यदि हमसे भैंस के दूध में वसा पूछता तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर राइट आंसर होता ऑप्शन सी, 7 से 10%। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ किस देश की है? मेरिनो अमेरिका, स्पेन, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो देखिए, जो मेरिनो है ये विदेशी नस्ल है, और जिसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि महीन ऊन होती है, और ये नस्ल जिस देश की है उसका नाम है स्पेन। यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन। और देखिए, राजस्थान की जो मेरिनो कहलाती है वो हमारी कहलाती है चोखला। इससे हमारे राजस्थान की जो भेड़ है उनकी तुलना में सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त इसी नस्ल से होती है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। किन कारणों से मरते हैं? तो देखिए, असंतुलित एवं अल्प आहार से, तो ये भी बिल्कुल कम आहार भी उन्हें मिलता है, और असंतुलित भी। दवा व चिकित्सा के अभाव से, तो ये भी एक मरने का कारण है। और परजीवियों के प्रकोप से, तो ये भी उनमें संक्रमण फैल जाता है तो भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है? ये देखिए, एक उपकरण है ट्रोकार कैनुला, ये किस रोग से संबंधित है? जहरवाद, गलघोटू, जोहेनिस बीमारी, और ऑप्शन डी टिम्पेनाइटिस यानी कि आफरा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, टिम्पेनाइटिस यानी कि आफरा। और ये आफरा होता है, ये होता है हमारे पेट में, यानी कि जो पेट में गैस बन जाती है पशुओं के, उसी को कहा जाता है आफरा। और ये गैस इतनी अधिक बन जाती है कि इस गैस के कारण जो पशु होता है उसके फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, और पशु के पेट में दर्द भी होने लगता है। पशु इधर उधर बैठता है अपने दर्द के कारण। अब देखिए, ये जो गैस बनती है पेट में, तो जिसके कारण जो पशु है उसकी जो लेफ्ट तरफ की यानी कि जो बाईं ओर की जो कोख है वो अधिक फूल जाती है। यदि हम उसे बजाएंगे तो ढोलकी की तरह उसमें से आवाज आएगी, और उसी कोख में जहां पर पीटने पर ढोल की जैसी आवाज आ रही है, उसी कोख में यानी कि बाईं कोख में ही ये ट्रोकार कैनुला एक उपकरण होता है, इसको वहां पर घुसा दिया जाता है। यानी कि आगे से ये सुई के जैसा होता है, और पीछे इसमें इस प्रकार का खाली स्पेस भी होता है, और इसे घुसा दिया जाता है। तो ये जो गैस होती है ये बाहर आ जाती है उसके पेट से, ताकि पशु को राहत मिल जाती है। अब देखते हैं हम सबसे पहले इसका जो मेजर कारण है पशुओं के पेट में गैस बनने का, वो ये है। देखिए, जो भी सड़ा गला चारा है उसके अत्यधिक खाने के कारण पेट में गैस बन सकती है, या इसके अलावा जो कोई जहरीला पदार्थ यानी कि जहरीला आहार वो यदि खा लेते हैं बारिश के दिनों में तो भी पेट में गैस बन जाती है। इसके अलावा यदि वो अधिक कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ले लेते हैं, यानी कि कोई ऐसा चारा खा लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है, तो भी उनके पेट में अधिक गैस बन जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, कुक्कुट पॉक्स जनित रोग है। कुक्कुट पॉक्स, तो देखिए इसकी हमने पहले ही बात की थी। जो कुक्कुट पॉक्स होता है, जो चेचक लिखा था मैंने वहां पर हिंदी में, तो ये किसके कारण होता है? फफूंद जनित है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, या प्रोटोजोआ जनित है? तो देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषाणु जनित। मैंने इसी के साथ में एक और लिखा था, जो रानीखेत रोग है
ये भी विषाणु के कारण होता है। चेचक और रानीखेत ये दोनों ही विषाणु जनित है। इसके अलावा जो मैंने जीवाणु जनित लिखा था वो मैंने लिखा था कुक्कुट, हैजा, और जो प्रोटोजनित लिखा था वो लिखा था मैंने खूनी पेचिश। तो ये देखिए चारों के चारों रोग हैं और ये किसके द्वारा जनित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? ऑप्शंस देखिए, सूरती, जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, मुर्रा। इसके जो सींग हैं वो होते हैं घुंडीदार, घुंडी के दार के अलावा हम कह सकते हैं कि जो जलेबी की तरह मुड़े हुए जो सींग होते हैं वो होते हैं मुर्रा नस्ल की भैंस के। अब देखिए जो सूरती है इसके जो सींग होते हैं वो होते हैं हशियाकार या फिर हम कह सकते हैं दराती नुमा। तो दराती नुमा और हशियाकार होते हैं, ये होते हैं सूरती नस्ल की भैंस के। जो जाफराबादी है देखिए इसे इंग्लिश में लिखते हैं जे से जाफराबादी। तो देखिए इसके जो सींग हैं वो होते हैं चौड़े और गर्दन की ओर मुड़े हुए वो होते हैं। इस तरह से इसके सींग होते हैं जाफराबादी के। तो आप याद रखना जे की तरह ही वो दिखते हैं। इसके अलावा देखिए नीली रावी, इसकी कुछ खास सींगों की विशेषता नहीं है, लेकिन इसके अलावा मैं एक भैंस और है वो मैं बता देता हूं, भदावरी। इसके जो सींग है भदावरी के, जिसमें वसा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 12 से 14%। तो देखिए यही है कि जब कोई भी इंसान घी खाता है तो बाद में मोटा हो जाता है। तो यानी कि इसके जो सींग है पहले पतले सींग है और फिर इसके चौड़े सींग हो जाते हैं। यानी कि पहले ये है और उसके बाद में मान लीजिए इसके ये इस प्रकार ऐसे चौड़े हो जाते हैं। तो पहले पतले फिर चौड़े, ये होते हैं भदावरी के। तो जो सींगों के आधार पर जो भैंसों की जो विशेषता है वो मैंने यहाँ पर बता दी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, टिम्पोनाइटिस आफरा एक रोग है, या अभी पहले नाम आया था, आफरा एक रोग है। तो देखिए जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फफूंद जनित, ऑप्शन डी आहार जनित। तो देखिए अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये रोग तभी होता है पशुओं में जब वो अत्यधिक सड़ा गला चारा खा लेते हैं, या फिर वो जहरीला चारा खा लेते हैं, या फिर वो ऐसी कोई आहार खा लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। यानी कि इसका जो कारण है मेन वो है आहार ही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आहार जनित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। कब पिलानी चाहिए? तो देखिए वैसे इसके ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर बता दूं कि जो कृमिनाशक दवा है ये पशुओं को पिलानी चाहिए 1 साल में 3 बार। 1 साल में 3 बार, ये आपकी एक जो एनसीईआरटी की बुक है उसका डाटा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 से 4 महीने में 1 बार ये पशुओं को पिलानी चाहिए। लेकिन हमारा ये ऑप्शंस नहीं है, तो इसको जो सिमिलर देखते हुए जो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा वर्ष में 2 बार। देखिए 2 वर्ष में 1 बार ये बिल्कुल नहीं हो सकता, 1 वर्ष में 1 बार ये भी नहीं, और प्रत्येक माह में तो ये बहुत अधिक हो जाएगा। लगभग जो हम कह सकते हैं कि हमारा 3 बार है तो उससे मिलता जुलता यही है 2 बार। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष में 2 बार। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है वो देखिए, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है। दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त विधि, जिसे कहा जाता है फिस्टिंग विधि। उसके अलावा अंगूठा विधि, जिसे कहा जाता है नकलिंग विधि। इसके अलावा देखिए चुटकी विधि, और इसे कहा जाता है स्ट्रिपिंग विधि। अब देखिए ये जो फिस्टिंग विधि है इसमें चारों अंगुलियां और उनके बीच में जो थन होते हैं उनको अंगूठे से दबाया जाता है और फिर दुग्ध दोहन किया जाता है। तो जिसके कारण पशुओं के जो थन है उनमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई गांठें भी नहीं बनती हैं। तो जिसके कारण ये जो फिस्टिंग विधि है, पूर्ण हस्त विधि है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है दुग्ध दोहन की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में देखिए अंगूठा विधि, जिसे कहते हैं नकलिंग विधि। जब हम अंगूठे को दबा दबा कर दूध निकालते हैं तो जिससे जो पशुओं के थन होते हैं उनमें गांठें पड़ जाती हैं, और इन्हीं गांठें पड़ जाने के कारण एक पशु में रोग होता है। वो रोग का नाम है थैनेला मास्टिटिस रोग, जो कि आय की दृष्टि से पशुपालकों के लिए सबसे नुकसानदायक रोग होता है। यानी कि उनमें जो थन है उनके बहुत ही अधिक दर्द करते हैं। यदि जैसे पशुपालक उनके थनों के भी हाथ लगाता है तो पशु इधर उधर भागता है और दूध नहीं निकालने देता है। उसके बाद में देखिए
चुटकी विधि। तो देखिए चुटकी विधि से दूध निकालना तभी सर्वश्रेष्ठ है जब पशुओं के थन छोटे हों, यानी कि छोटे पशुओं में जो दुग्ध निकालने की जो विधि है वो है चुटकी विधि। लेकिन बड़े थन वाले पशु हैं जैसे कि गाय भैंस, इनके दूध निकालने के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। इस विधि के कारण जो गाय भैंसियां हैं उनमें दर्द होता है। तो देखिए ये दोनों विधि हैं जो कि अनुपयोगी हो गई हमारी, और जो सर्वोत्तम विधि है वो है हमारी पूर्णस्थ दोहन विधि। तो गाइज यहाँ पर हमने जो हमारे 20 क्वेश्चन है पशुपालक के, एनिमल हस्बेंड्री के, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।